अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर उसके बाद जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले वाला वो था सिंपल, बिल्कुल जिस तरह ये क्वेश्चंस गिवन है इसकी बेस पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे जिसमें हम सिर्फ रेशियोज को ही मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हमने इंडिविजुअल असेसमेंट की थी ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सिर्फ हम रेशियोज को करेंगे, करंट रेशियो को, क्विक रेशियो को, उसके बाद कैच रेशियो को, इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन किस तरह होगा, यानी उसका सोल्यूशन ये अवेलेबल है मेरे पास। ये क्वेश्चन इस तरह होगा। ठीक है, अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं कि करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, क्विक रेशियो इक्वल टू 1 है और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो लेस देन 1 है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम तभी अप्लाई करते हैं नंबर 1 जब दोनों चीज़ें इकट्ठे इंक्रीज हो रही हो या इकट्ठे डिक्रीज हो रही हो, और नंबर 2 इसके साथ रेशो भी गिवन होनी चाहिए। यानी अगर जब हम इंडिविजुअल असेसमेंट करेंगे तब इन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम बिल्कुल ही नहीं मद्देनजर रखते, लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं फिर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करेंगे जब चीज़ें इकट्ठे इंक्रीज एंड डिक्रीज होंगी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली एंट्री क्या थी कि कैश इज एक्वायर्ड थ्रू इशुएंस ऑफ एडिशनल कॉमन स्टॉक। ठीक है, फिर सिंपल वही बात की गई है, क्या कहते हैं, कैश इंक्रीज हुआ है और दूसरा इक्विटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब हमने जब भी कोई चीज़ रेशो में देखनी, हमने देखनी कि इसमें ये चीज़ आती है कि नहीं आती। ठीक है, एक कैश इंक्रीज हुआ और दूसरा इक्विटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा करंट एसेट में करंट रेशो में कैश भी आता है। कैश इंक्रीज हुआ, इसका क्या मतलब है कि रेशो भी इंक्रीज हुई। ठीक है, मैं फिर एक बात बताता चलूँ कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 सिर्फ हम वहाँ देखते हैं जहाँ दोनों वैल्यूज़ लाइबिलिटीज़ और एसेट दोनों इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, और उसके लिए रेशो भी होना चाहिए, यानी करंट रेशो होगा तब ये रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा ग्रेटर देन एंड लेस देन का, और उसके साथ जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इकट्ठे इंक्रीज और डिक्रीज भी होना चाहिए। जब सिंगल की बात की जाए, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी सिंगल हो तब ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई ये कब होगा, जब रेशो हो, ठीक है, और उसके साथ इकट्ठे इंक्रीज और डिक्रीज हो। ठीक है, अब यहाँ क्या है, रेशो की बात कर रहे हैं सिर्फ, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी अप्लाई होंगे जब इकट्ठे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ क्या था, पहली एंट्री में था कि कैश इंक्रीज हुआ तो दूसरा इक्विटी इंक्रीज हुई थी। जब कैश इंक्रीज हुआ तो करंट एसेट को हम अगर अपने जहन में दोहराएं तो उसमें कैश भी, बैंक में मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी, रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स और इन्वेंट्री आता है। तो कैश हमारा भी करंट एसेट में आता है, कैश इंक्रीज हुआ तो इसलिए प्लस। अब क्विक में भी कैश आता है तो वो भी इंक्रीज हुआ तो इसलिए प्लस। एब्सोल्यूट में भी कैश आता है, वो भी बढ़ा तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। उसके बाद दूसरा है कि मर्चेंडाइज इज सोल्ड फॉर कैश। दोबारा वही है कि इन्वेंट्री डिक्रीज हुई और कैश इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कैश आया है वो ज़्यादा अमाउंट में है। मर्चेंडाइज यानी हमारी जो इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, फॉर एग्जांपल 10,000 की इन्वेंट्री थी और जो हमारे उसके बदले कैश आया है, सोल्ड करने के बाद जो कैश है वो 12,000 आया है, तो कैश ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है, यानी दोनों एसेट ही हैं, लेकिन जो एसेट आया है वो कम जो एसेट हुआ इसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो कैश इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर हम करंट एसेट में बात करें तो कैश होता है, बिल्कुल वो भी इंक्रीज हुआ, क्विक में भी कैश होता है वो भी इंक्रीज हुआ, एब्सोल्यूट में भी कैश होता है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये चीज़ है, यानी हमने जब भी कोई एंट्री पढ़नी उसमें दोनों इफेक्ट देखने हैं कि उस एंट्री में इफेक्ट किन दो चीज़ों पे पड़ा है, और जिस चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है क्या वो इनके फार्मूलाज के हिस्सा हैं, यानी करंट रेशो में क्या वो चीज़ आती है, क्विक रेशो में क्या वो चीज़ आती है, एब्सोल्यूट रेशो में क्या वो चीज़ आती है। अगर आती है तब प्लस एंड माइनस होगा, अगर नहीं आता हो तो जीरो इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है, अब फिक्स एसेट इज सोल्ड फॉर मोर देन बुक वैल्यू। दोबारा वही बात आ गई कि फिक्स एसेट, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो लिक्विडिटी एनालिसिस यानी मेन मुराद है कि शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंसी जो था उसमें लॉन्ग टर्म चीज़ें मैटर करेंगे, लेकिन लिक्विडिटी में शॉर्ट टर्म मैटर करती हैं, लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, अब दोबारा थर्ड में क्या है कि फिक्स एसेट सोल्ड किया, डिक्रीज हुआ फिक्स एसेट, और बुक वैल्यू यानी जो कैश हमने फिक्स एसेट को सोल्ड किया वो कैश हमारे पास ज़्यादा है, यानी 10,000 की जो फिक्स एसेट है उसको हमने 15,000 में सोल्ड किया। इन्वेंट्री तो कम हुई है फिक्स एसेट की, लेकिन जो कैश इंक्रीज हुआ वो ज़्यादा मिकदार में हुआ है। तो करंट एसेट में भी कैश आता है फिर प्लस होगा, क्विक में भी कैश आता है तब भी प्लस होगा, एब्सोल्यूट में भी कैश आता है तब भी प्लस होगा। ठीक है, अब फोर्थ वन क्या है कि पेमेंट
इज मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर प्रीवियस परचेज के लिए, ठीक है। अब पेमेंट इज मेड, पेमेंट भी कम हुई क्योंकि पेमेंट दे दी, और दूसरा ट्रेड क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी भी कम हुई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब वो चीज़ आ गई ना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाला कि एसेट भी कम हुआ और लाइबिलिटी भी कम हुई, यानी एट ए टाइम दोनों डिक्रीज हुए। और मैंने क्या कहा था जब दोनों डिक्रीज होंगे तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास रेशो होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल होना चाहिए। अब जब हम सोल्यूशन करें तो इसमें इंडिविजुअल नहीं है, इसमें रेशो पे हम बात करें, क्योंकि करंट रेशो है, क्योंकि रेशो और एब्सोल्यूट रेशो। अब यहाँ क्या हुआ है, डी में क्या हुआ है कि एसेट भी डिक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है। अब जो करंट की उन्होंने क्या रेशो दी है, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मैंने आपको क्या रूल बताया था, ग्रेटर देन वन जब रेशो गिवन हो तो इसका ये मतलब है जब दोनों बढ़ेंगे तो रेशो डिक्रीज होगी, इन्वर्स रिलेशन होगा। जब दोनों कम होंगे तो रेशो इंक्रीज होगी ग्रेटर देन वन की वजह से। अब यहाँ क्या हुआ है कि एसेट भी डिक्रीज हुआ और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुआ है, और ग्रेटर देन वन क्या कहता है, जब दोनों चीज़ें डिक्रीज हों तो हमारी रेशो इंक्रीज होती है। तो ये देखिए ये रेशो प्लस में आ गई, क्योंकि दोनों डिक्रीज हुए ग्रेटर देन वन की वजह से इन्वर्स रिलेशन हो गया, डिक्रीज की वजह से ये प्लस में चल के इन्वर्स रिलेशन की वजह से हो गया, ठीक है। अब क्विक रेशो की बात करते हैं, तो क्विक रेशो में हमने क्या बात की, हमारा एसेट भी डिक्रीज हुआ, ठीक है, और हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई, ठीक है। और क्विक एसेट में क्या है कि जब दोनों इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो इस पे जीरो का जीरो इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्विक रेशियो क्योंकि नो इफेक्ट है, जब इक्वल टू वन है तो नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट से मुराद है जीरो इफेक्ट है, ठीक है। ये क्विक रेशियो में इसलिए जीरो आएगा। बेसिक वजह क्या है जीरो आने की, क्योंकि क्विक एसेट कहता है इक्वल टू वन, वन से मुराद है कि नो इफेक्ट, ठीक है। जब दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो नो इफेक्ट होगा, जीरो इफेक्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट कैश, ये क्या है, लेस देन वन। अब लेस देन वन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कम हुए दोनों तो कम ही लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अगर दोनों इंक्रीज हुए तो प्लस ही लिखेंगे। अब दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज हुए थे, तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन हो गया। फिर उसके बाद ई वाला सेक्शन है, तो ई में है कि अ कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड, ठीक है। कैश कम हुआ और प्रॉफिट भी कम हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है उसका हमारा इस में लेना देना नहीं है, उसका उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हमारा सिर्फ किस चीज़ से कंसर्न है, कैश से। कैश क्या हुआ यहाँ कम हुआ, क्योंकि कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया गया और उसको पे कर दिया, जब पे किया गया तो कैश कम हो गया। करंट रेशो में जब कैश कम हुआ तो कैश माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये रहा इवन माइनस होगी, क्योंकि में भी कैश आता है, कैश कम हुआ माइनस, एब्सोल्यूट में भी कैश आता है तो कैश कम हुआ तो माइनस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो उन्होंने कहा स्टॉक डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पे। स्टॉक डिविडेंड जहां भी आएगा उसका इफेक्ट जीरो ही होगा तीनों में, तो सो जीरो ही जीरो इफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक डिविडेंड आता ही नहीं है, जब हमने करंट रेशियोज पढ़ी है या करंट एसेट्स पढ़े उसमें कहीं भी स्टॉक डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं, जब पढ़ा ही नहीं है फिर उसका इफेक्ट भी कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जी वाला पार्ट है, तो अ कैश इज ऑब्टेन्ड थ्रू लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। वही बात है कि यहाँ कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म बैंक लोन की वजह से। हम जो चीज़ कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोन को बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, कैश को। कैश इंक्रीज हुआ और दूसरा पहला इफेक्ट क्या पड़ा कैश पे जो कि इंक्रीज हुआ, और दूसरा लाइबिलिटी पे वो भी इंक्रीज हुई है लेकिन लॉन्ग टर्म है, हम जो कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब कैश क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था तो प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि करंट में भी कैश आता है, क्विक में भी कैश आता है और एब्सोल्यूट में भी कैश आता है, इसलिए ये तीनों में प्लस 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 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अब प्रॉफिटेबल फिर्म इंक्रीज्ड इज फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन अलाउंस अकाउंट। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हमने उन फार्मूलाज में नहीं पढ़ा कि अब यह उसने प्रॉफिटेबल फिल्म ने क्या किया है कि उसके फिक्स एसेट इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो उनसे भी हमारा कोई लेना देनी, और डेप्रिसिएशन उससे भी कुछ नहीं है लिंक हमारा, तो इसलिए ये बेसिक जीरो जीरो इफेक्ट आएगा हर एक में। ये रहा जीरो जीरो इफेक्ट, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था कि आई वाला कि करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर पेड, ठीक है। अब एक्सपेंसेस पे किए, इससे क्या हुआ कि हमारा कैश डिक्रीज हुआ, एक एक्सपेंसेस हमारी डिक्रीज हुए और दूसरा कैश डिक्रीज हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस हमने पे कैश एक्सपेंसेस बल्कि इंक्रीज हुए, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे कैश डिक्रीज हुआ और एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए थे, ठीक है। तब कैश डिक्रीज हुआ
तो सोल्यूशन देखें आप, तो जब कैश डिक्रीज हुआ तो करंट में भी कैश होता है, कैश डिक्रीज हो गया, क्विक में भी कैश होता है, एब्सोल्यूट में भी कैश होता है, इसलिए डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। हमने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ नहीं पढ़ी, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। उसके बाद है 10-year नोट्स आर इशूड टू पे ऑफ अकाउंट्स पेएबल। अब इसमें ये देखे कि उसने जो लॉन्ग टर्म उसके नोट्स थे, उसने क्या किया कि उसे अकाउंट्स पेएबल कर दिए, यानी अकाउंट्स पेएबल कर दिए, ठीक है। यानी उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। इसमें एसेट का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है इससे, तो हम लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसके साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। जो करंट एसेट है उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और करंट लाइबिलिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारी जो लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज हुई, इनवर्स रिलेशन की वजह से जवाब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझ ले कि उसने 10 ईयर्स के नोट्स को किस लिए इस्तेमाल किया, कि उसने अपने अकाउंट से पे कर दिए, ठीक है। यानी उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। जब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो हमेशा नीचे वाले पोर्शन के साथ रेशो का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वो डिक्रीज हुई है तो रेशो इंक्रीज होगी, अगर वो इंक्रीज हुई है तो रेशो डिक्रीज होगी। तो यहाँ क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, इसलिए रेशो इंक्रीज होगी। क्विक रेशो का भी फार्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई है, तो रेशो इंक्रीज हो जाएगी इनवर्स रिलेशन की वजह से। एब्सोल्यूट में भी यही होता है, नीचे करंट लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं, तो इनवर्स रिलेशन की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो ये तीनों में प्लस प्लस का साइन शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल आर कलेक्टेड। इसमें क्या हुआ है कि कैश इंक्रीज हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल जो हुआ है वो माइनस हुआ है, ठीक है। अब कैश में क्या कहते हैं, कैश भी आता है, करंट एसेट में कैश भी आता है और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल भी आता है। दोनों एक ही रेशो से इंक्रीज एंड डिक्रीज हुए, इसलिए इसमें जीरो इफेक्ट होगा, ठीक है। करंट एसेट में कह रहा हूँ, करंट रेशो में, ठीक है। और जो उसके बाद दूसरा है क्विक रेशो, उसमें भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी आते हैं और कैश भी आता है। कैश भी इंक्रीज हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल भी डिक्रीज हुआ, लेकिन एक ही रेशो से, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट रेशो है उसमें हमारे पास कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती थे, रिसीवेबल्स नहीं थे आते। तो कैश इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, और रिसीवेबल का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में। तो इसलिए इसमें प्लस का साइन शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अकाउंट रिसीवेबल नहीं आता, सिर्फ कैश आता है, और कैश इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद है इक्विपमेंट्स इज परचेज विद शॉर्ट टर्म नोट्स के लिए। यानी इक्विपमेंट्स हमने कहा था कि एज अ लॉन्ग टर्म परचेज किए जाते हैं, यानी मशीनरी, कोई ऑफिस इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, ये एज अ लॉन्ग टर्म कंसीडर किए जाते हैं। सिर्फ इसमें हमने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को देखना, ना कि एसेट में। यानी दो इफेक्ट पड़े, एक हमारा लॉन्ग टर्म एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है। तो हमने सिर्फ यहाँ किस चीज़ को देखना, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन करें, ना कि लॉन्ग टर्म पे। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो एसेट में क्या आता है, करंट रेशो का फार्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो इनवर्स रिलेशन की वजह से जवाब क्या आ जाएगा, माइनस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आंसर। फिर दोबारा लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है माइनस, और क्विक में भी यही है माइनस, और उसके बाद एब्सोल्यूट में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है मर्चेंडाइज इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्या हुआ है कि हमारी इन्वेंट्री भी इंक्रीज हुई है और दूसरा हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। इसके सोल्यूशन में हम देखते हैं कि क्या करेंगे। तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज या डिक्रीज होगी तब रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास रेशोज होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमने पहले किया था करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, वो नहीं होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने के लिए पहली चीज़ के रेशो होनी चाहिए, और नंबर 2 के दोनों इकट्ठे इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या था कि करंट रेशो क्या कहती है कि एसेट भी इंक्रीज हुए हैं और लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ग्रेटर देन 1 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी तो इनवर्स रिलेशन होगा, इंक्रीज हुई है तो जवाब माइनस आएगा। तो ये रहा जवाब माइनस में, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी, ठीक है, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी। अगर हम क्विक की बात करें तो क्विक में इन्वेंट्री नहीं आती है।
अगर आप इस चीज़ को देखें, क्विक एसेट में कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और रिसीवेबल्स आते, इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स नहीं आता। जब इन्वेंट्री नहीं आई तो इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट जहन से निकाल दें। उसके बाद एक और चीज़ इंक्रीज़ हुई थी जो कि थी लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से जवाब माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वन क्या था कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो क्या होती है, उसमें भी क्या कहते हैं कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, उसमें भी इन्वेंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन से निकालें, लाइबिलिटी की तरफ आए, लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटी क्या हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी, तो इंक्रीज़ होने की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा यहाँ कि जब दोनों चीज़ें इकट्ठे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं तो उन दोनों चीज़ों का उन रेशो में भी होना ज़रूरी है। जिस तरह अगर आप करंट रेशो देखें तो करंट रेशो में सबसे ऊपर क्या है, करंट एसेट और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट में हमारी इन्वेंट्री आती थी, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी में तो करंट लाइबिलिटी आती ही आती थी। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हमने देखना होता है एसेट में। एसेट ही थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है ये प्लस एंड माइनस लगाने में। लाइबिलिटीज़ तो हर एक में सेम होती है, लाइबिलिटीज़ का इतना कोई मसला नहीं होता, मेन मसला होता है उसके एसेट्स का मसला होता है। जब भी आपने ये इन रेशोज़ को सोल्व करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिन दो चीज़ों में इफेक्ट देख रहे हो आप ये देखो कि वो चीज़ें उसमें शामिल होती हैं कि नहीं होती। यानी इसी को देख लें आप कि देखिए जब हमने पहले वाली रेशो करंट रेशो सोल्व की, ठीक है, उसमें इन्वेंट्री भी आती थी करंट एसेट में और लाइबिलिटी तो आती ही आती थी, जिसकी वजह से ग्रेटर देन 1 होने की वजह से हमने इन्वर्स रिलेशन कर दिया, प्लस हुआ हमने माइनस कर दिया। लेकिन जब हम क्विक में बात करते हैं तो क्विक के ऊपर क्विक एसेट में हमारा इन्वेंट्री नहीं आता था, तो हमने क्विक एसेट वाला ऊपर से कॉन्सेप्ट हटा दिया, सिर्फ हमने नीचे देखा। क्यों नीचे देखा, क्योंकि ऊपर तो क्विक एसेट में इन्वेंट्री आती नहीं है तो उसका इफेक्ट हम क्या लिखेंगे जब वो आती नहीं है। तो लेकिन लाइबिलिटी तो आती है, तो लाइबिलिटी की बेस पे हमने प्लस एंड माइनस लगाना है। तो हमने क्या, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। फिर एक बात याद रखें, जब दोनों चीज़ें इंक्रीज या डिक्रीज भी हो रही हो ना, लेकिन अगर वो उसका हिस्सा नहीं है, जिस तरह करंट में तो वो दोनों चीज़ें उसका हिस्सा थी, यानी करंट एसेट भी इन्वेंट्री भी करंट एसेट में मौजूद थी और लाइबिलिटी भी मौजूद थी। लेकिन जब हम दूसरी बात करते हैं क्विक रेशो की, तो क्विक रेशो में इन्वेंट्री नहीं थी, वहाँ तो वो एक अकेला रह गया ना, वहाँ लाइबिलिटी अकेली रहेगी, इसलिए हम अकेले के हिसाब से ही प्लस माइनस लगाएंगे। तो क्विक में क्योंकि क्या हुआ था, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्विक में एब्सोल्यूट में भी क्योंकि इन्वेंट्री नहीं आती ऊपर, तो इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट जहन से हटाएंगे और नीचे ही सिर्फ देखेंगे लाइबिलिटी की तरफ। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि रेशो जो होता है वो इक्वल टू होता है नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऊपर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, लेकिन नीचे वाले के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर वो डिक्रीज होगा तो रेशो इंक्रीज होगी, अगर वो इंक्रीज होगा तो रेशो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये था। उसके बाद जो हमारा आगे है, द एस्टिमेटेड टैक्सेस पेबल आर इंक्रीज। तो यहाँ भी एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, ओनली ऑन लाइबिलिटीज़ का हमारा, क्योंकि पेबल्स टैक्सेस हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ नीचे होती हैं, तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से माइनस, ठीक है। लाइबिलिटीज़ नीचे होती है इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से माइनस। और थर्ड वन भी यही बात कहता है कि लाइबिलिटी नीचे है, इन्वर्स रिलेशन की वजह से माइनस, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बिलो कॉस्ट। बिल्कुल वही बात है कि जो हमारे पास कैश है, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ सोल्ड की हैं, लेकिन नुकसान में हमारे पास क्या चीज़ कम हुई है, कैश, यानी एसेट भी कम हुआ है और वो कैश भी जो आया वो भी कम आया, यानी दो इफेक्ट पड़े यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कम हुआ, ठीक है, और दूसरा कैश भी कम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ लाइबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली कैश का ही है, ठीक है। तो सिर्फ एक इफेक्ट पड़ा है कैश पे और उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इस इन्वेंट्री में दो इफेक्ट पड़े हैं, एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जो कि एसेट है हमारा, और एक कैश में जो उसके बदले में आया इफेक्ट पड़ा, लेकिन दोनों एसेट में शुमार होते हैं ना कि लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। अब एसेट यहाँ क्या हुआ, कम हुआ तो माइनस आएगा एज यूजुअल, ठीक है। फिर क्योंकि मार्केटेबल क्या कहते हैं, क्या कैश क्या कहते हैं, क्विक में भी आता है तो कम हुआ माइनस, उसके बाद एब्सोल्यूट में भी आता है तो कम हुआ तो माइनस, ठीक है। ये था एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना आए, अगर कुछ गलती हो जाए तो ज़रूर मेरे रहनुमाई फरमाइएगा।